हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम समावेशी शिक्षा पढ़ रहे थे, जिसका हमारा आज का टॉपिक है विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति। मैं ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय राजकिशोरी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। विकलांगता समाज के उस वर्ग को दर्शाती है जिसे भौतिक, मानसिक, संवेदी या बौद्धिक रूप से अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह न केवल एक व्यक्तिगत स्थिति है, बल्कि इसे समाज की संरचना और दृष्टिकोण का परिणाम भी माना जाता है। यानी इनका कहने का तात्पर्य यह है कि विकलांगता उस समाज को दर्शाता है जो भौतिक, मानसिक, संवेदी या भौतिक रूप से अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्थिति है, बल्कि इसे समाज की संरचना और दृष्टिकोण का परिणाम भी माना जाता है। यानी जो विकलांगता है, इसे समाज में बहुत लोग अच्छे और बुरे नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो जो इनके दृष्टिकोण है सबकी अलग अलग है। जो हमारे ऐसे बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको समाज की जो नज़रिया है देखने की, जो उनके दृष्टिकोण है, वो अलग अलग प्रकार की है। आगे हम देखते हैं, भारत जैसे विकासशील देश में विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे ऐसे दिव्यांग बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही हमारा उद्देश्य है, और सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसे बच्चों को हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, जो सबके साथ उठना, बैठना, चलना, पढ़ना, लिखना ये कर सकें, अपने समाज में सबके साथ कंधे से कंधे मिला के चलें। इसलिए समावेशी शिक्षा का विकास हुआ है। समावेशी शिक्षा का जो बच्चों को लाभ मिलता है, इसलिए मिलता है कि उसमें सभी प्रकार के बच्चे एक साथ एकजुट होकर के पढ़ाई करें, जिससे उनका लाभ समाज में मिले, सभी के साथ उठने बैठने का मौका मिले, सबके साथ पढ़ने का मौका मिले। तो आगे देखिए, मुख्य धारा में शामिल करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समाज में समान भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो हम अभी आपको बताए हैं कि जो ऐसे बालकों को समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व बनता है समाज का, कि हम ऐसे बच्चों को अपने समाज में उठने बैठने के काबिल बनाएं। तो उसके लिए शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य, रोजगार, तभी तो रोजगार रहेगा समाज में, तभी तो काम कर पाएगा। मान लीजिए कोई बालक दिव्यांग है, तो अपना जीविका चलाने के लिए समाज में कुछ ना कुछ अपना कार्य करेगा, तो उसको समाज में अनदेखा ना करें, उनका मान सम्मान करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो अपने कार्य को उत्साह से करें। तो समाज में समान भागीदारी का अवसर प्रदान करना है। भारत में विकलांग व्यक्तियों की समस्याएं केवल शारीरिक एवं मानसिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये जो हमारा हेडलाइन है, भारत में विकलांग, जो कि हम इस विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द में कन्वर्ट कर दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो हम अब विकलांग छोड़ करके दिव्यांग पर आएंगे कि हमारा जो ये शब्द है दिव्यांग शब्द हो गया है, इनका अंग जो है दिव्यांग है। तो इनका जो शारीरिक, मानसिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, उन्हें समाज में भेदभाव, बहिष्कार और अवसरों की कमी का भी सामना करना पड़ता है। अभी आप लोगों को बताएं हम कि जो ऐसे
व्यक्ति हैं, जो ऐसे बालक हैं जो केवल शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से डिस्टर्ब नहीं है, जैसे कि जो मुख बधिर बालक हैं या आईडी वाले हैं, ये तो मान लीजिए एचआई के हो गए हैं। मुख बधिर बालक जो मानसिक रूप से ग्रस्त है वो आईडीडी के लिए हो गए, मेंटल रिटार्डेशन। तो ये कहने का इनका मतलब ये है कि वहीं तक सीमित नहीं है कि ये मानसिक रोगी है, ये शारीरिक रोगी है। अगर ऐसे बालक जो कुछ आंशिक रूप से इनको अगर दिक्कत है तो उनको समाज में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए, समाज में भेदभाव, बहिष्कार, ये सब होना है उनको और इनका भी सामना करना है। उसके बाद से शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे, वहां भी उनको चुनौतियों का सामना करना है। इसलिए समावेशी शिक्षा का प्रचलन आया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक एक साथ एक छत के नीचे बैठ के और पढ़ाई करेंगे। इसलिए समावेशी शिक्षा बनाया गया है कि जिसमें समाज में जो भेदभाव और बहिष्कार हो रहा है वो खत्म हो जाए और सब लोग एक साथ एकजुट होकर के पढ़ाई करें और समाज में अपना योगदान दें। तो इस नीति का उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान करना है और दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। यानी समावेशी शिक्षा जो विद्यालय है उसका निर्माण इसलिए किया गया है कि जब एक साथ बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चल के भी उनमें भेदभाव नहीं रहेगा, क्योंकि एक साथ के पढ़े हुए हैं। आपसी मित्रता, आपसी जो उनका फ्रेंडशिप होता है, जो आपस में मित्रता होती है, वो जब हमेशा बना रहेगा तो आगे समाज में भी जब उन लोगों की मुलाकात होगी तो वो एक दूसरों का सम्मान करेंगे, उनके कार्यों का सराहना करेंगे। तो ये सब जरूरी है कि हम इन सब से भेदभाव छोड़ करके इनके साथ एकजुट होकर रहें और इन ऐसे बच्चों को हम सशक्त बनाएं। विकलांगता का परिचय और स्थिति, यानी दिव्यांगता का परिचय और स्थिति, दिव्यांगता का परिभाषा। दिव्यांगता का अर्थ शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक क्षमता में किसी प्रकार की कमी या असमर्थता से है, जो व्यक्ति को सामान्य गतिविधियों को करने में बाधा उत्पन्न करती है। इन तीन स्तरों पर समझा जा सकता है, यानी 3 स्टेप दिया गया है इनको समझने के लिए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक क्षमता किसी प्रकार की कमी, असमर्थता से है, जो व्यक्ति को सामान्य गतिविधियों को करने में बाधा उत्पन्न करती है। देखिए, अवरोध, इंपेयरमेंट, शारीरिक संरचना या मानसिक कार्यों में कमी, यानी क्या होगा उनमें अवरोध, क्या होगा, क्योंकि शारीरिक संरचना या मानसिक कार्यों में कमी होगी। नेक्स्ट हमारा अपंगता, डिसेबिलिटी, किसी कार्य को करने में असमर्थता, यानी मान लीजिए उनका हाथ सही नहीं है, दिव्यांग है वो, तो किसी को कार्य को करने में उनको कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। हैंडीकैप, विकलांगता, सामाजिक और पर्यावरणीय बाधाओं के कारण व्यक्ति का विकास रुक जाना, यानी सामाजिक और पर्यावरणीय बाधाओं के कारण व्यक्ति का विकास रुक जाना। ये हमारा 3 दिया स्टेप। आगे देखते हैं हम। भारत में दिव्यांगता के प्रकार। भारत में दिव्यांगता को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे हमारा दृष्टिहीनता, विजुअल डिसेबिलिटी, दृष्टि संबंधी समस्या, जिनको दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, लो विजन है। तो ये पहला हमारा है विजुअल डिसेबिलिटी। दूसरा हमारा है श्रवण बाधित, हियरिंग डिसेबिलिटी, सुनने की क्षमता कम होना, कान से सुनाई कम देता है, श्रवण बाधित होता है, जो सुनते नहीं है वो बोल भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए इनको मुख बधिर कहा जाता है।
शारीरिक विकलांगता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों से जुड़ी हुई, जिनको हड्डियों में, मांसपेशियों में दिक्कत होती है, जखम जैसा हो जाता है, उनको शारीरिक विकलांगता कहते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। मानसिक विकलांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकास में कमी, यानी मानसिक रूप से ग्रस्त, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकास यानी मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकलांगता, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता में कमी, यानी भले ही शरीर बड़ा हो गया है, शरीर भले ही बड़ा हो गया है, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हम हो गए हैं, लेकिन हमारी जो मानसिक स्थिति है वो कमजोर है। इसलिए हम किसी भी समस्या को समझाने में या समझने में दिक्कत होती है, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता में कमी होती है, यानी हम किसी चीज का हम जो है निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो हमारी कमी होती है कि हम उस पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, समझ नहीं पा रहे उसको, जब समझेंगे तभी तो निर्णय लेंगे, सोच नहीं पा रहे हैं, जब सोचेंगे समझेंगे तो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। यानी 5 प्रकार की हमारी विकलांगता है। पहला हमारा क्या था, दृष्टि बाधित, दूसरा हमारा मुख बाधित, तीसरा हमारा शारीरिक विकलांगता, लोकोमोटर, मानसिक विकलांगता और संज्ञानात्मक विकलांगता। ये हमारा दोनों एक ही प्रकार का है लेकिन थोड़ा अलग अलग है। मानसिक विकलांगता यानी हमारा बौद्धिक या मानसिक विकलांगता, ठीक है। देखिए यहाँ पर मानसिक दिया है, यहाँ पर बौद्धिक दिया है, दोनों एक ही है। संज्ञानात्मक विकलांगता है, सब कुछ होने के बाद हम अगर सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे में सोचने समझने की, निर्णय लेने की कैपेसिटी कम है, क्षमता कम है, तो हमारा संज्ञानात्मक विकलांगता है। आगे हम चलते हैं। भारत में विकलांगता व्यक्तियों की स्थिति, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 268 करोड़ व्यक्ति विकलांग हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.21% है। पुरुष 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ यानी 56%, महिलाएं 1.18 करोड़ यानी 44%। ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्ति 69%, शहरी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्ति 31%। शैक्षिक स्थिति 55% विकलांग बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, यानी 55% जो बच्चे हैं वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। केवल 8 से 10% विकलांग बच्चे माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच पाते हैं। रोजगार की स्थिति देखते हैं। अधिकांश विकलांग व्यक्ति बेरोजगार है। अधिकांश विकलांग व्यक्ति बेरोजगार है। श्रम बाजार में केवल 1% से 2% विकलांग व्यक्तियों को ही रोजगार मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट में अब इसका ज्यादा ही हो गया है, 3 से 4% तक हो गया है। आगे देखते हैं इसमें मेंशन है कि नहीं। सामाजिक दृष्टिकोण और चुनौतियां, विकलांगता के प्रति समाज का दृष्टिकोण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भेदभाव, क्या है भेदभाव हमारा समाज में? विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव, उनकी क्षमताओं पर संदेह, यानी जो हमारे विकलांग बालक हैं या व्यक्ति हैं उनमें हम भेदभाव करेंगे, उनकी क्षमताओं पर संदेह करेंगे। जब आप उनका उत्साहवर्धन नहीं कर सकते, उनका भेदभाव नहीं मिटा सकते हैं, संदेह किस बात की कर रहे हैं? आप उनका मिटा कर देखिए, आपसे ज्यादा मेहनती होते हैं और आपसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। उनको अवसर तो मिले, अवसर मिले, फिर देखिए अवसरों की कमी, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में समान अवसर का अभाव। उनको न शिक्षा मिलता है,
ना स्वास्थ्य सही रहता है, ना रोजगार मिलता है, कुछ भी सही से मिलता नहीं है। और सामान्य बच्चे जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको और भी नीचे गिराना चाहते हैं। तो कैसे आप चाहते कि हम उनको भेदभाव मिटा दें, उनके साथ भेदभाव का भावना रखते ही हैं, उनकी क्षमता पे संदेह करते ही हैं, तो कैसे मिटेगा? समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं सुधरेगा। सामाजिक बहिष्कार, विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा से अलग रखना। बहिष्कार तो यही ना हो रहा है ना कि हम इनको अलग कर दें। जब तक हम मुख्य धारा से इनको जोड़ेंगे नहीं तब तक कैसे विकास होगा इनका भी। विकलांगता और गरीबी का चक्र। विकलांगता और गरीबी का गहरा संबंध है। गरीब परिवार में दिव्यांग की संभावना अधिक होती है, क्योंकि अभी ऊपर आप पढ़े हैं कि उनकी शिक्षा कितनी है, तो ग्रामीण में 69% और शहर में 31%। भाई जब गरीब परिवार में ऐसे बच्चे आते हैं तो उनकी अधिक संख्या होती है, उनकी संभावना अधिक होती है। यही जब शहर में होगा तो वहाँ पर कुछ लोग जो समझदार हैं वो अपना ले जाएंगे, तो वहाँ पर परसेंटेज कम रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित है। कुपोषण और अस्वस्थकर जीवन शैली अधिक सामान्य है। इसके विपरीत विकलांगता परिवार की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकती है। यानी ना वहाँ पर उनके लिए बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कुपोषण अस्वस्थ जीवन शैली अधिक सामान्य है। आगे देखिए, दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति का विकास। भारत में दिव्यांगता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, देखते हैं। भारतीय संविधान विकलांग व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। संविधान में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। जैसे हमारा समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। हमारा जो समानता का अधिकार है 14 से 18 में, इसका अनुच्छेद 14 से 18 में मेंशन किया गया कि समानता का अधिकार यानी कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार उन पर कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करे तो हमारा समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15(2) में धर्म, जाति, लिंग, विकलांगता के आधार पर भेदभाव का निषेध। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक मानसिक शोषण से बचाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। क्या है हमारा अनुच्छेद 23 से 24। न्याय प्राप्ति का अधिकार, अनुच्छेद 32 और 226। यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। राज्य की नीति के निर्देशानुसार सिद्धांत, अनुच्छेद 41। राज्य दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपाय करेगा। विशेष कानूनों की अनुमति, अनुच्छेद 15(3) और 16(4). सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष कानून बना सकती है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रारंभिक कानून और नीतियां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983। इस नीति ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 जो इसको
आगे बढ़ते हैं, जिसको हटा करके 2016 वाला लागू हुआ है। यह भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहला व्यापक कानून था। इसके मुख्य प्रावधान थे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, बाधा रहित परिवहन और भवन, विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 यह मानसिक और बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाया गया था। ये हमारा राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम क्यों बनाया गया था? यह मानसिक और बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कल्याण के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय नीति 2006 यह किस लिए बनाया गया था? यह नीति विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर केंद्रित थी। यह नीति दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर केंद्रित थी। विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और उन्हें सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें विकलांगता की परिभाषा को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया। इसमें बहुत से जो हमारे दिव्यांग कैटेगरी थी उसमें बढ़ोतरी की गई। केवल 7 प्रकार की दिव्यांगता थी जिसको हम जिसे मतलब 7 से बढ़ के 21 किया गया है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। प्रमुख प्रावधान शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 4% आरक्षण। अभी आप लोग बताएं कि 3 से 4% है इसमें। बाधा रहित पहुंच, सभी सार्वजनिक भवन, परिवहन और सेवाओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित बनाना। समान अवसर, विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के नियमों का पालन। दंडात्मक प्रावधान, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने पर जुर्माने और दंड का प्रावधान। सुधार और प्रभाव, यह अधिनियम भारत के संविधान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अनुरूप है। सुगम्य भारत अधिनियम, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेनिंग 2015 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम विकलांग व्यक्तियों के लिए एक बाधा रहित वातावरण बनाने का प्रयास करता है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: भौतिक अवसंरचना की सुगमता, सरकारी भवनों, स्कूलों और अस्पतालों को विकलांग अनुकूल बनाना। यानी दिव्यांगता के लिए बहुत से कार्य किए गए हैं, जैसे कि सरकारी भवनों, स्कूलों और अस्पतालों को विकलांगता के अनुकूल बनाया जाए। डिजिटल सुगमता, सरकारी वेबसाइट और ई सेवाओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना। परिवहन सुगमता, सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे और बसों को विकलांग अनुकूलन बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षा। आइए देखते हैं। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग भी देखिए, पढ़िए और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति विकलांग बच्चों के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने पर जोर देती है। इसके तहत विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, सहायक तकनीकी और उपकरणों का वितरण, विकलांग बच्चों का मुख्य धारा
की शिक्षा में शामिल करना, भारत और यूएनसीआरपीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, भारत ने 2007 में यूएनसीआरपीडी पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत भारत के निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं ली। विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना, सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना, विकलांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना, विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रमुख नीतियां और योजनाएं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कई नीतियां और योजनाएं लागू की है। इनका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के समाज को मुख्य धारा में शामिल करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए 2001 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम विकलांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख पहल है। विकलांग बच्चों को शिक्षा में शामिल करना, समर्पित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल भवनों को बाधा रहित बनाना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समावेशी शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया, सहायक उपकरण, डिजिटल सामग्री और टेक्नोलॉजी का उपयोग, विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा अभियान। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांग बच्चों को प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। सुगम भारत अभियान लॉन्च 2015 में शुरू किया गया। उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक बाधा रहित और सुलभ वातावरण बनाना। ये सब हम पढ़े हैं अभी लोग। प्रमुख बिंदु हमारे सार्वजनिक भवनों और कार्यालयों को विकलांग अनुकूल बनाना, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की योजनाएं, असिस्टिव डिवाइस वितरण योजना ADIP, विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकी प्रदान करना, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल उपकरण आदि, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में वितरण शिविर, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम NHFDC, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार में वित्तीय सहायता, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऋण योजनाएं, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना DDRP, पुनर्वास सेवाओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाना, NGO के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की सहायता, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, विकलांग व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, विभिन्न उद्योगों में कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम। आप लोग PMKVY के बारे में जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जैसे कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 100 दिनों की रोजगार की गारंटी, समान कार्यों का चयन, ग्रामीण सड़कों को विकलांग अनुकूलन बनाना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सड़कों का निर्माण, अन्य सेवाएं और पहल, अंबेडकर हाउसिंग योजना, विकलांग व्यक्तियों को सस्ती दरों पर घर प्रदान करना, स्वावलंबन स्वास्थ्य सेवाएं, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, OPD और IPD खर्च की कवरेज, डिजिटल इंडिया,
डिजिटल प्लेटफार्मों को विकलांग अनुकूलन बनाना, दिव्यांग जन के लिए ई गवर्नेंस सेवाओं का प्रावधान। देखिए निष्कर्ष में क्या है, भारत में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं और नीतियां बनाई गई। हालांकि इन योजनाओं का प्रभाव तभी दिखेगा जब जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन प्रभावी होगा। समाज, सरकार और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां विकलांग व्यक्ति के आत्मनिर्भर और सम्मान पूर्वक जी सके। आइए कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करने वाला सबसे प्रमुख अधिनियम कौन सा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, श्रम कानून 1947, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1986। बताइए, अभी आप लोग पढ़े हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी हम लोग पढ़े हैं RPWD 2016, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या का प्रतिशत 1.5% है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता के कितने प्रकार शामिल किए गए हैं? बताइए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े हैं। कमेंट में आप ABCD ऑप्शन आप दे सकते हैं, कौन सा सही है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, देखिए 1995 में 7 प्रकार की जो हमारी विकलांगताएं थी, मतलब 7 प्रकार की हमारी विकलांगता थी 1995। अब जो हमारा RPDW 2016 आया है, RPWD, इसमें हमारा 7 से बढ़कर 21 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 21 प्रकार के विकलांगता है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुगम्य भारत का उद्देश्य क्या है? दिव्यांगों के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित करना, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा, दिव्यांगजनों को नौकरी में आरक्षण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिनियम सम्मेलन UNCRPD पर कब हस्ताक्षर किया? बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। कब हस्ताक्षर किया? 2007 में। अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं, ऑप्शन ए 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शिक्षा में विकलांग व्यक्ति को कितना आरक्षण दिया जाता है? विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों को कितना आरक्षण दिया जाता है? 2%, 3%, 4%, 5%। बताइए। 4%। कितना है? 4%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकलांगता के संदर्भ में RPWD का पूरा रूप क्या है?
राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, रिहेबिलेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिसेबल्ड, रेगुलेशन ऑफ पीपुल विथ डिसेबिलिटी। क्या होगा? राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार का अधिकार प्रदान करता है? बताइए। देखिए, अनुच्छेद 14 हमको 14 से 18 जो हमको समानता का अधिकार दिलाता है, और अनुच्छेद 41 यानी 41 शिक्षा और रोजगार का अधिकार प्रदान करता है। चलिए, राइट ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। विकलांग बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना, विकलांग बच्चों को विशेष स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों के लिए उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना, विकलांग बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देना। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, विकलांग बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कौन सा विभाग स्थापित किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मानव संसाधन विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्थापित किया गया है। जो हमारे दिव्यांगन सशक्तिकरण के जो हमारा जो दिव्यांग बालक है उनके लिए कार्य करती है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकलांगता अधिनियम 2016 के तहत मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार की विकलांगता के रूप में शामिल किया गया? शारीरिक विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, सामाजिक विकलांगता। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बौद्धिक होगा या मानसिक होगा? मानसिक विकलांगता, ऑप्शन सी। चलिए, किस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं? PMAY, ADIP, PMJDY, MGNREGA। हमारा अभी आप लोगों को ऊपर पढ़ाए हैं ADIP, ऑप्शन नंबर बी। दिव्यांग शब्द को भारत सरकार ने किस वर्ष स्वीकृत किया? दिव्यांग शब्द को भारत सरकार ने किस वर्ष स्वीकृत किया? बताइए। 2014, 2015, 2016 और 2017। अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं, दिव्यांग शब्द को 2015 में भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। राइट ऑप्शन बी, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर पाठ को आवाज में परिवर्तित करता है? JAWS, विंडोज मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर, VLC मीडिया प्लेयर। बताइए।
राइट ऑप्शन हमारा ए होगा, JAWS। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विकलांग बच्चों के लिए किस पर जोर दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विकलांग बच्चों के लिए किस पर जोर दिया गया? विशेष विद्यालय, समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। सबसे ज्यादा जोर दिया गया समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को इस नए साल में अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इस ग्रुप से आप जुड़ के, इस चैनल से जुड़ के आप ID HI VI का क्लास ले सकते हैं। नए नए और अनुभव टीचर के साथ HI VI और MR की क्लासेस चलती हैं। कौन सा अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित करता है? बताइए। विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 NEP सॉरी, हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ADIP योजना का उद्देश्य क्या है? विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरण प्रदान करना। अभी आप लोगों को क्वेश्चन आया था कि कौन प्रदान करता है, उपकरण कौन प्रदान करता है? ADIP, यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरण प्रदान कौन करता है? ADIP, ऑप्शन नंबर ए। RPWD अधिनियम 2016 में विकलांगता की श्रेणी में किसे जोड़ा गया? थैलेसेमिया, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह। बताइए। देखिए, आप यहां से ध्यान दें कि जो 21 प्रकार की विकलांगता है उसमें ना कैंसर है, ना ही हृदय रोग है, ना मधुमेह है। तो हमारा क्या जोड़ा गया है? थैलेसेमिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ? 2015, 2016, 2017, 2018। अभी आपको ये शायद क्वेश्चन ऊपर बताया भी है, 2015, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। दिव्यांगजनों को रोजगार में आरक्षण कितना प्रतिशत मिलता है? ये भी आप लोगों को ऊपर शायद पढ़ाया गया है। बताइए कितना मिलता है? कितना % रोजगार मिलता है? 3% या 4%? अभी आप लोगों को बताया है ऊपर कि पहले था 1-2%, अब हो गया है 4%। ठीक है, कितना मिलता है? 4%। हमारा आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि कंप्लीट हुआ। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। आज के लिए धन्यवाद।